तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं कच्चा कलवा पर बेस्ड एक इंडियन हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम ही है कलवा। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि कच्चा कलवा एक एंटिटी होती है, छोटे बच्चे की एंटिटी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ शहर से, जहाँ पर हम अजय को देखते हैं। हम देख पाते हैं कि अजय किसी मिठाई की दुकान पर काम करता है और उसके साथ में उसका कोवर्कर होता है जिसका नाम था बंटी। अब अजय शॉप पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी पत्नी संजना का कॉल आ जाता है और कॉल को सुनकर अजय परेशान सा हो जाता है। वो बंटी से कहता है कि भाई मुझे जाना होगा, इमरजेंसी है, संजना की तबीयत बहुत ख़राब है। अब वो तुरंत भागा भागा घर पहुंचा, संजना को रूम में देखने गया लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। तभी ऊपर से आवाज़ है कि अजय मैं यहाँ पर हूँ, छत पर, जल्दी आओ। फिर ये दौड़ा दौड़ा छत पर गया लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि संजना तो बिल्कुल ठीक है और अलग ही मूड में है। ये बोलता है कि यार संजना ये क्या हरकत हुई, पता है मैं कितना डर गया था, ऐसे क्यों बुलाया मुझको। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें एक सरप्राइज देना था और फिर वो रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये जानकर तो अजय बहुत खुश होता है और संजना को गले लगा लेता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। अभी बच्चा हुआ भी नहीं था और ये लोग खिलौने पालने वाले सब खरीद के रख लिए। अब एक रात क्या होता है कि दोनों अपने रूम में सो रहे थे, तभी संजना जो है उठ जाती है, उसको बाथरूम जाना था और जैसी वो जाती है उसके पीछे से हम एक खिलौने को देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही थी और ये खिलौना वो था ड्रम बजाने वाला। इधर हम संजना को देखते हैं जो कि बाथरूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ आती है। फिर ये पीछे आकर देखी तो वो खिलौना वहाँ पर ज़मीन पर था और वो ऑन हो रखा था, मतलब ड्रम बजा रहा था और उसी की आवाज़ आ रही थी। अब ये कहती कि टॉय तो अंदर था, यहाँ कैसे आ गया। तभी अचानक से वो खिलौना उछला और संजना की फेस से टकरा गया। संजना घबराकर नीचे गिर गई और इतने में खिलौना गायब हो गया, मतलब जैसे ही उसके फेस पर आया था तभी गायब हो गया था। अब संजना बहुत डर गई कि ये क्या था। वो तुरंत भागती हुई अंदर रूम में गई, अजय को उठाई कि अजय उठो, और उसको बताती है कि वो खिलौने ने मुझ पर अटैक किया। अजय कहता है कि क्या, कौन सा टॉय। इतने में पीछे पलटी तो देखी कि वो खिलौना तो वहीं पर था। वो कहती कि अरे यही तो है वो टॉय। उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये खिलौना अपने आप बाहर चला गया, मुझ पर अटैक किया और फिर वापस यहाँ आ गया, ये कैसे। अजय कहता है कि यार तुम्हें कोई वहम हुआ होगा और कुछ नहीं, सो जाओ। फिर इसके अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चे का स्टेटस जानने। तो डॉक्टर सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखकर बताती है कि सब ठीक है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। कहती है कि बस 6 महीने की बात है और आप दोनों एक क्यूट से प्यारे से बेबी के पेरेंट्स होंगे, जिससे कि दोनों को बहुत ही खुशी होती है। फिर इसके बाद रात में जब संजना सो रही थी तभी उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और ये बेबी की आवाज़ नहीं थी बल्कि थोड़े बड़े बच्चे की आवाज़ थी, लगभग 7-8 साल का, और ये कोई लड़का था और ये आवाज़ केवल संजना को सुनाई दे रही थी। अजय तो आराम से सो रहा था। संजना कहती कौन है, कौन है यहाँ पर। इतने में वो आवाज़ रुक जाती है और उसके अगले ही पल संजना क्या देखती है कि उसकी चादर पर खून लगा था और वो खून उसके प्राइवेट पार्ट से आ रहा था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजना को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और संजना अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। बस अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी कि बेबी तो ठीक होगा ना, लेकिन बेबी ठीक नहीं था। संजना को मिस कैरेज हो गया था और अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह पहली बार नहीं हुआ था बल्कि 2 साल में तीसरा मिस कैरेज था, जिसे डॉक्टर भी बहुत हैरान थी क्योंकि हर बार रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक रहती थी लेकिन हर बार अचानक बिना किसी रीज़न के मिस कैरेज हो जाता है। डॉक्टर तो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। मुझे तो संजना की चिंता हो रही है कि जब उसको होश आएगा, उसको ये पता लगेगा तो कैसे रिएक्ट करेगी। जबकि संजना होश में आ चुकी थी और उसने सब सुन लिया था और वो बेचारी तो खुलकर रो भी नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर घुटकर रह गई। इधर डॉक्टर कह रही थी कि संजना को सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे और उसके बाद उसको घर पर देखने भी आएंगे चेकअप के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि संजना की अचानक रात में नींद खुल जाती है और अब उसे फिर से उसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है, जिससे कि वो डर जाती है और कहती है अजय कोई है यहाँ पर। कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर ये उठकर बाहर देखने गई तो पता चला कि पूरा हॉस्पिटल खाली है, वहाँ कोई भी नहीं है और बस किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही है जो उसका पीछा कर रही है, जिससे कि वो दूर भागने की कोशिश कर रही थी और अजय को ढूंढ रही थी। लेकिन अजय तो क्या वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी एक जगह पर उसे वो डॉक्टर दिख गई। कहती है अच्छा वो डॉक्टर आप मिल गई, ये हॉस्पिटल इतना खाली क्यों है, सब लोग कहाँ चले गए और अजय कहाँ है। जिस पर डॉक्टर पलट कर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना।
लेकिन उसकी आंखें और आवाज किसी भूत की तरह थी। और इसके अगले ही पल संजना नींद से उठ गई। मतलब वो सपना देख रही थी। अजय उसके पास ही बैठा था। संजना को ऐसे घबराया हुआ देखा तो पूछता कि क्या हुआ संजना, कोई बुरा सपना देखा? घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास, सब ठीक है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि संजना को डिस्चार्ज मिल चुका था। वो अपने घर पर थी और डॉक्टर उसे देखने आई थी। उसे समझा रही थी क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी। तभी अजय उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर आता है। कहता है कि अब वो खाएगी। लो संजना, तुम्हारा फेवरेट डबल चीज़ पिज़्ज़ा। लेकिन संजना वो भी नहीं खाती। अजय कहता है कि यार खाने पर तो गुस्सा मत करो। देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ और ये हम दोनों का लॉस है और हम दोनों एक साथ मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन संजना कहती है कि ये हम दोनों का लॉस नहीं है, मेरा लॉस है। वो बच्चा मेरी बॉडी में था, मेरी बॉडी का पार्ट था, मर गया, अब नहीं है। तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकते। जिस पर डॉक्टर कहती है कि संजना तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, अपना ध्यान रखो और प्लीज़ कुछ खा लेना। उसे समझाकर फिर वो चली गई। अजय कहता कि मैं डॉक्टर को बाहर छोड़ने जा रहा हूँ, तब तक प्लीज़ ये पिज़्ज़ा खा लो यार। इसके बाद वो बाहर चला गया। लेकिन संजना को नहीं खाना था। फिर वो उसे लेकर बाहर जाती है। पहले तो लगता है कि फेंकने जा रही है, फिर देखते हैं कि नहीं, फ्रिज में रख रही थी। लेकिन जैसे वो फ्रिज खोलती है तो सब्जी के बीच में से एक भूतिया हाथ निकलता है, जिससे डर कर वो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा गिरा दी। इतने में उसने देखा कि वो हाथ गायब। और अब उसे फिर से वैसे ही बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगती है और अब उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। फिर जैसे ये पलटी तो देखी कि वो वही हाथ था। फिर एकदम से वो उसके मुंह पर आ गया और एक गिर गई। फिर ये उठकर देखे तो हाथ गायब। तभी इतने में अजय उसको देखने आया कि अरे क्या हुआ, तुम नीचे कैसे पड़ी हो? फिर ये बताती कि वो अजय, फ्रिज में हाथ था, वो उड़ता हुआ आया और मेरे मुंह पर चिपक गया और मैं यहाँ गिर गई। अजय को लगता है कि स्ट्रेस की वजह से उसको ऐसे भ्रम हो रहे हैं। अजय कहता है देखो संजना, तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो और कुछ नहीं। संजना कहती कि अरे तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। उस रात वो टॉय ने भी मुझ पर सच में अटैक किया था। अजय कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो। इसके बाद वो उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। साइकियाट्रिस्ट तो कहती है कि संजना के केस को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला तो मेडिकल साइंस, जो कहता है कि संजना बहुत स्ट्रेस ले रही है जिसकी वजह से उसको ये हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और दूसरा वो जो इन हेलुसिनेशंस का रीजन हो सकता है। अजय कहता है कि वो कौन? तो ये कहते हैं कि मतलब भूत प्रेत। मतलब पहली साइकियाट्रिस्ट देखी है जो भूत प्रेत वाली थ्योरी को भी सपोर्ट करी थी। अजय कहता है तो मतलब संजना के ऊपर किसी भूत का साया है। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन ये कारण भी हो सकता है। देखिए अगर मेरी फैमिली में ऐसा कुछ होता तो मैं तो दोनों ही पहलू को देखती। संजना तो कहती कि हाँ अजय, भूत है, भूत है अजय। अब इससे अजय तो बहुत परेशान हो जाता है। दुकान पर भी वो यही सोच रहा था कि क्या करूं, किससे बात करूं। जिस पर बंटी कहता है कि वो किसी सेठ जी को जानता है जो कि भूत प्रेतों के मामले में एक्सपर्ट है। कहता है यही अपने हजरतगंज में। अजय कहता है कि मिल सकते हैं उससे। बंटी कहता है कि अरे भैया बिल्कुल, चलिए आज शाम को ही मिलवाते हैं आपको। इसके बाद शाम को उसको वहाँ लेकर जाता है और बहुत देर से उसको गली में घुमा रहा है। ये भी परेशान हो गया कि भाई कहाँ है तुम्हारा सेठ जी। ये कहता है कि पता नहीं भैया उसका ठेला कहाँ चला गया। अजय कहता है कि ठेला, तुम तो कह रहे थे कि वो सेठ जी है। बंटी कहता है कि अरे लगता है आपने उसे वैसा वाला सेठ जी समझ लिया। अरे सेठ जी उसका नाम है, वो तो चाय वाला है, चाय का ठेला लगाता है। लेकिन भूत प्रेतों के बारे में भी उसको बहुत नॉलेज है। चलिए उस गली में देखते हैं। और आखिरकार वो उनको मिल गया। फिर अजय उसको सारी प्रॉब्लम बताया और पूछा कि क्या ये सच में कोई भूत कर रहा है। सेठ जी कहता देखो, ये जो आत्माएं होती है ना, जो भी कह लो उसे, आत्मा, भूत, प्रेत, बुरी हवा, होता तो ये सब सच में है। 30 साल हो गए मुझे इस लाइन में, सब कुछ अच्छे से देख लिया, समझ लिया। तभी बोलते बोलते पता नहीं क्या देके चिल्ला दे कि ए! बंटी डर गया कि क्या हो सेठ जी, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो कहता कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त भी वो सब हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। बंटी कहता कि अरे सेठ जी डराओ मत। और वाकई में जैसे वो कर रहा था, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके बोल रहा था, भूत से ज्यादा तो यही डरा रहा था। और ऊपर से कहता कि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिखाता हो तुमको, हैं, मजा आएगा। फिर पता है क्या करता है, जेब से बीड़ी निकालता है और मुंह में लेकर धुआं छोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो यही इसकी सुपर पावर है। मतलब ये अपनी बीड़ी का धुआं जहाँ छोड़ता है, अगर वहां पर भूत होगा तो दिख जाएगा। और जब वो वहां पर धुआं छोड़ा तो एक भूत तो उसके ठेले के नीचे दिख गया।
सेठ जी कहता है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये आत्माएं तो हमारे चारों तरफ रहती हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती। ये बेचारे तो बस अपनी मुक्ति के इंतजार में हैं। लेकिन कुछ बहुत बुरी और काली शक्तियां भी होती हैं, जिन्हें मैं चाय में डालने वाली अदरक की तरह कूट देता हूं, ऐसे। चलो। फिर वो उन दोनों के साथ अजय के घर जाता है। बाहर संजना बैठी थी। पहले वो उसके पास जाकर उसको देखता है और फिर पीछे पलटकर इशारा करता है, मतलब वो कंफर्म कर रहा था कि संजना पर भूत का साया है। फिर इसके बाद वो जेब से ढेर सारी बीड़ी निकालता है और पूरे में धुआं धुआं कर देता है। फिर अचानक से वो कहता है कि ए, बहुत ही खतरनाक काली शक्ति का वास है यहाँ पर। ए, कहाँ छुपी है, बाहर निकल। अब अजय देखता है कि संजना पहले से डरी हुई है, इसकी हरकतें देखकर और डर रही है। तो बंटी से कहता है कि भाई एक काम कर, संजना को अंदर लेकर जा। ए, कोई नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ रहो, अलग मत होना बिल्कुल भी। एक काम करो, सब मेरे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे आ जाओ सब। फिर तीनों उसके पीछे चले गए। उसके बाद फिर वो एक और जगह पर धुआं छोड़ा, तब जाकर वहां पर कुछ हुआ। बहुत तेज रोशनी चमकी। उन तीनों से तो देखा ही नहीं गया। उन्होंने अपने फेस पर हाथ रख लिया। बस अकेला सेठ जी ही देख पा रहा था। तो उसने देखा कि वो एक 7-8 साल के बच्चे का भूत था। इसके बाद सेठ जी फिर से उस पर धुआं छोड़ता है, जिससे कि वो चला जाता है, मतलब दिखना बंद हो जाता है, और उसी के साथ वो रोशनी भी बंद हो जाती है। तब जाकर ये तीनों अपने फेस से हाथ हटाते हैं। फिर अजय सेठ जी से पूछता है कि ये क्या था, ये कैसी रोशनी थी। सेठ जी कहता है कि बताता हूँ। फिर वो उसका स्केच बनाता है और उन्हें दिखाकर कहता है कि ये है यहाँ पर, क्या आप इसे जानते हैं। वो दोनों कहते हैं कि नहीं। तो सेठ जी कहता है कि हो ही नहीं सकता, इस बच्चे का संबंध आपसे ही है, ठीक से याद करके बताइए, क्या आप किसी 7-8 साल के बच्चे को जानते हैं। तब वो दोनों बताते हैं कि उनका एक बेटा था 8 साल का, आयुष नाम था उसका। असल में इनकी शादी 10 साल पहले हुई थी और आयुष इनका पहला बच्चा था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और वो जहाँ भी छुप रहा था साफ दिख रहा था, मतलब संजना उसको देख ले रही थी, लेकिन जानबूझकर ऐसा दिखा रही थी जैसे उसको नहीं दिख रहा है। अब उसके साथ खेलते खेलते वो किचन में भी काम कर रही थी और इसी दौरान वो बहुत ही गलत जगह जाकर छुप गया। बालकनी के पास एक टेबल थी, उस पर चढ़ गया और गमलों के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब संजना ने जैसे ही देखा वो डर गई, बोली कि बेटा ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गई, तुम हिलना मत, मामा आ रही है, ओके। लेकिन उसके बोलते बोलते ही वो वहां से गिर गया। लेकिन अभी उसके सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। तो ये लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गए। आयुष की हालत बहुत नाजुक थी, उसको आईसीयू में रखा गया था। बाहर ये दोनों भगवान से मना रहे थे कि बस हमारा बेटा बच्चा है। फिर जब डॉक्टर बाहर आया तो ये लोग पूछते हैं कि आयुष कैसा है। डॉक्टर कहता है कि देखिए हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है, आप लोग प्लीज़ धैर्य रखिए। जिससे कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर कोई तांत्रिक आता है, कहता है कोई तो है यहाँ पर जिसका बच्चा बहुत बीमार है, बहुत बीमार। कौन है वो जिसके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए ही हमें भेजा है। अब उसकी बातें सुनकर संजना अजय से कहती है कि मुझे लगता है कि भगवान ने इन बाबा को हमारी मदद के लिए भेजा है, उनसे बात करते हैं। बस फिर क्या, अजय जाकर उनसे बात करता है, कहता है कि बाबा वो हम लोग हैं, हमारा बच्चा आईसीयू में है। बाबा कहते हैं कि क्या हुआ है बच्चे को। संजना कहती है कि वो बालकनी से गिर गया था, उसके सर पर बहुत चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत सीरियस है। फिर वो आयुष को देखने जाता है, उसके सर पर हाथ फेरता है और उसे बड़े ही अजीब तरह से देख रहा था। फिर पूछता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। अजय बताता है कि 8 साल। वो कहता है कि 8 साल, बताओ इतनी कच्ची उम्र में ये हाल। तुम्हारे बच्चे पर मृत्यु योग का संकट मंडरा रहा है, यमदूत उसे लेने आ रहे हैं। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, मैंने ऐसी कई लड़ाई लड़ी हैं और जीती हैं। अब तुम लोग जाओ, मुझे एक खास क्रिया करनी है, सिर्फ मैं और ये बच्चा, तीसरा कोई नहीं आएगा यहाँ पर। बस फिर क्या, दोनों आयुष को उसके भरोसे छोड़कर बाहर आ गए। यहाँ तक कि कहानी अजय ने सेठ जी को सुना दी। सेठ जी कहता है कि फिर क्या हुआ, जिस पर वो लोग बताते हैं कि बाबा आयुष को नहीं बचा पाए, हमने आयुष को खो दिया। आयुष की मौत ने इन दोनों को अंदर तक तोड़ दिया था। इन सबसे बाहर निकलने के लिए दोनों ने वो पुराना घर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ भी वो आयुष को नहीं भुला पा रहे थे। फिर इनको लगा कि आयुष की कमी को एक बच्चा ही पूरा कर सकता है। अजय कहता है कि हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन 2 साल में 3 बार बच्चा गिर गया। सेठ जी कहता है कि नहीं हो पाएगा बच्चा। अजय कहता है कि मतलब। सेठ जी कहता है मतलब तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। फिर वो उनसे आयुष की फ़ोटो मंगवाता है और उसे अपनी स्केच से मिलाकर देखता है।
तो दोनों की शक्ल एक ही थी, लेकिन फोटो वाला मासूम लग रहा था और स्केच वाला ईवल। फिर वो उन्हें कहता कि तुम्हारा बेटा लौट आया है। अजय कहता कि ये आप क्या कह रहे हैं, हमारा बेटा आयुष लौट आया है? सेठ जी कहता कि हाँ, लेकिन इस बार वो आयुष नहीं बल्कि कलवा बनकर आया है। अजय कहता कि ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और ये कलवा क्या होता है? तो सेठ जी कहता कि देखो, ये जो भूत प्रेत की दुनिया होती है ना, इसमें एक से एक खतरनाक काली शक्तियाँ होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, पिशाच, जिन वगैरह वगैरह। और इन्हीं में से खतरनाक और काली शक्ति होती है कलवा, एक बच्चे की आत्मा। संजना कहती कि ये सब आप क्या बोल रहे हैं, आयुष की आत्मा? देखिए हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। वो कहता कि देखो, यही तो समझने की बात है। अगर 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चे की किसी अप्राकृतिक तरीके से या किसी खौफनाक तरीके से मौत हो जाए तो उसकी आत्मा इतनी आसानी से वापस नहीं जाती। मरने के बाद भी वो यहीं रहती है अपने माँ बाप के प्यार में, और उस वक्त उसे वश में करना बहुत आसान होता है। ऐसे में अगर कोई तांत्रिक या अघोरी उसे वश में कर ले तो उसकी आत्मा को कलवा बना सकता है। अजय कहता है कि लेकिन ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ? सेठ जी कहता है कि अरे अभी तो तुमने बताया था कि जब तुम हॉस्पिटल में थे तो कोई बाबा आया था। वो जरूर कोई अघोरी तांत्रिक होगा, हो ना हो उसी ने आयुष की आत्मा को कलवा बनाया है। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि आयुष की मौत के बाद वो दोबारा आया होगा। अजय कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, आयुष की अंतिम क्रिया के समय वो आया था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब ये लोग आयुष की अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहे थे तभी वो तांत्रिक आकर बोलता है कि रुक जाओ, ऐसे नहीं। एक बच्चे की आत्मा बहुत जिद्दी होती है, इतनी आसानी से अपने माँ बाप से दूर नहीं जाती, इसी दुनिया में भटकती रहती है, मुक्ति नहीं मिलती उन्हें। ऐसे ही आत्माओं को मुक्ति दिलवाता हूँ मैं। अजय कहता है कि बाबा हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाए, बस आपको जो भी पूजा वगैरह करनी है आप कर सकते हैं। तांत्रिक कहता है कि ठीक है बच्चा, लेकिन ये पूजा मुझे अकेले में करनी होगी। माँ बाप अगर बच्चे के पास रहेंगे तो कभी नहीं जाएगी। लेकिन संजना मना कर देती कि नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस पर अजय का जो बड़ा भाई था विजय, वो भी उन्हें समझाता है कि मुझे लगता है कि बाबा ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुना है कि बच्चों की आत्माएं इतनी आसानी से अगली योनि में प्रवेश नहीं करती। फिर अजय संजना से कहता है कि संजना, बात को समझो, आयुष के लिए करना ज़रूरी है, बस फिर क्या। उसके बाद ये लोग आयुष की बॉडी को उस तांत्रिक के भरोसे छोड़कर चले गए कि वो पूजा वूजा करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाएगा, जबकि वो तो उस पर तांत्रिक क्रिया करके उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया, उसे कलवा बना दिया। सेठ जी कहता है कि ये तांत्रिक लोग अक्सर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। अजय कहता है कि लेकिन आयुष तो हमारा ही बेटा है, वह हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? सेठ जी कहता है क्योंकि अगर संजना के गर्भ से किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया तो कलवा की ताकत खत्म हो जाएगी, जो ना वो कलवा चाहेगा और ना ही वो अघोरी तांत्रिक, इसलिए वो तुम्हारा बच्चा कभी होने नहीं देंगे। रही बात आयुष की, तो उसे तो पता ही नहीं कि वो कौन है, उसके माँ बाप कौन है। वो तो अब एक कलवा है, एक काली शक्ति जो उस तांत्रिक के वश में है। वो वही करेगा जो तांत्रिक उससे बोलेगा। अजय कहता है कि तो अब हम लोग क्या करें? तो सेठ जी कहता है कि उस कलवा को खत्म करना होगा। अजय कहता है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, उसको नहीं पता लेकिन हमें पता है कि वो हमारा बेटा है, हमारा आयुष है, वो उसे खत्म नहीं करना है। आप ऐसा कुछ करिए कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। सेठ जी कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, फिर भी शुरुआत करके देखते हैं। फिर वो अजय से कहता है कि सबसे पहले वो उसे वहां लेकर चले जहां आयुष की अंतिम क्रिया हुई थी, जिस पर अजय सेठ जी को लेकर उसी शमशान में जाता है। अब 8 साल तक के बच्चे की बॉडी को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, तो उसको यहाँ पेड़ के पास दफनाया गया था। लेकिन जब वो वहां पर खुदाई करते हैं तो वहां पर कुछ नहीं था। अजय कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने आयुष की बॉडी को यहीं दफनाया था। सेठ जी कहता है कि मुझे देखने दो। फिर वो वहां पर चेक करता है और अजय को दिखाता है कि ये देखो, हल्दी और सिंदूर कलवा को जागृत करने के टोटके हैं ये, मतलब आयुष की बॉडी यहीं पर थी, लेकिन देखो यहाँ पर उसका एक भी अंश नहीं है। अजय कहता है लेकिन कैसे, आयुष के शरीर का एक भी अंश यहाँ पर क्यों नहीं है? जिस पर सेठ जी कहता है कि इन अघोरियों का खाना होती हैं ये लाशें, मतलब वो अघोरी तांत्रिक आयुष की बॉडी पर रिचुअल करके उसे खा भी गया है। अब दूसरी तरफ हम उसी तांत्रिक को देखते हैं जो कह रहा था कि ओ मेरे कलवे, मेरे कच्चे कलवे, कहाँ है तू, सामने आ जा। जिसके बाद आयुष
मतलब कलवा वहां पर आता है। तांत्रिक उससे कहता है कि समस्या को जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है। अब तुझे संजना के बच्चे को नहीं बल्कि संजना को मारना है। जिस पर कलवा कहता है कि संजना, और ईवल स्माइल के साथ धुआं बनकर गायब हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन संजना स्कूल में पढ़ा रही थी और अभी वो बोर्ड पर कुछ लिख रही थी और बच्चों से कह रही थी कि वो रिपीट करें, और बच्चे कर भी रहे थे। लेकिन तभी बच्चे बोलते बोलते चुप हो गए। तो ये सोचती कि बच्चे बोल क्यों नहीं रहे। फिर जैसे ही पलटी तो क्या देखती है कि सारे बच्चों की आंखें काली हैं। ये डर के तुरंत मुंह घुमा ली। तभी बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। फिर ये हिम्मत करते हुए जब पलट के देखी तो सारे बच्चे नॉर्मल थे और वो उस पर ही हंस रहे थे। फिर ये उनसे कहती कि बच्चों तुम लोग बुक ओपन करके रखो, मैं आती हूँ। फिर इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और तभी वहाँ पर उसे सुनाई देता है कि कोई लोरी गा रहा है, वो भी डरावनी तरह से भारी आवाज़ में। और ये वो लोरी थी जो ये आयुष को सुनाया करती थी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। फिर ये ऊपर देखी तो कलवा छत पर ही था। उसे देखकर संजना बहुत ज़ोर से चीखी और इतने में वो गायब हो गया। अब इस घटना से संजना बहुत डर गई थी और अजय सेठ जी से बात करता है कि वो कुछ करे। जिस पर सेठ जी कहता है कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता। उसका कहना था कि उसे कलवा से लड़ने के लिए अभी कुछ तैयारियां करनी होंगी और उसमें कुछ वक्त लगेगा। तब तक उन्हें कलवा से बचकर रहना होगा। और इसीलिए वो अजय से कहता है कि जब तक मेरी तैयारी पूरी नहीं हो जाती तुम संजना को लेकर लखनऊ से बाहर चले जाओ। अजय कहता है कि ठीक है, यही करता हूँ। संजना को लेकर जश्नगढ़ चला जाता हूँ। बस फिर क्या, अजय अब संजना को लेकर जश्नगढ़ चला जाता है जहाँ पर उसके बड़े भाई विजय का घर था। मतलब घर क्या, हवेली थी। अब ये लोग पहुंचे ही थे, घर के बाहर ही थे। तभी विजय अपनी पत्नी मधु से कहता है कि एक काम करो, तुम संजना को लेकर अंदर जाओ, हम जरा टहल के आते हैं। मधु कहती कि ठीक है। फिर वो संजना को लेकर घर के अंदर चली जाती है और उससे अपनी बेटी से मिलवाती है। उसका नाम था ताशी, जो कि एक डॉल के साथ खेल रही थी। फिर संजना उससे बात करती कि अरे आपकी डॉल तो बहुत प्यारी है। दूसरी तरफ अजय विजय को सब बता देता है। विजय कहता है कि अरे ये सब तो बहुत खतरनाक है, तूने सही किया जो संजना को लेकर यहाँ आ गया। अजय कहता है कि और बताइए भैया, काम वाम कैसा चल रहा है। विजय कहता है कि भाई क्या बताऊँ, कुछ सही नहीं चल रहा। ईंटों की जो भट्टी थी वो बंद हो गई, फसलें कुछ दे नहीं रही हैं, ले दे के बस ये हवेली बची है, इसी ने इज्जत बचा रखी है, नहीं तो जेब तो खाली है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा। अजय कहता है कि भैया परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इनकी दादी बजा रही थी। विजय कहता है कि लगता है उन्हें भी तुम्हारे आने का पता लग गया। अजय कहता है कि चलो अब मैं दादी से मिल लेता हूँ, नहीं तो घंटी बजाती रहेंगी। इसके बाद वो संजना को लेकर दादी के रूम में जाता है, उनसे मिलवाता है और अब बताता है कि दादाजी के गुजरने के बाद से ही दादी ने बोलना बंद कर दिया है, तो इन्हें किसी को बुलाना होता है तो ये घंटी ही बजाती हैं। और हाँ, ये देखो दादी का ब्लैक बोर्ड, दादी को कुछ भी कहना हो या बताना हो तो उस पर लिखकर बताती हैं। फिर वो दादी को बोर्ड देकर कहता है कि दादी इस पर लिखकर संजना को आशीर्वाद दे दीजिए। तो फिर दादी संजना को देखकर उस पर कुछ लिखती है। और फिर जब उन्होंने वो बोर्ड देखा तो उस पर क्या लिखा था कि बच के रहना, वो यहाँ भी आएगा। ये देखकर दोनों डर जाते हैं, खासकर संजना। तो अजय संजना से कहता है कि अरे छोड़ो, दादी ने कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, और संजना को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद रात में जब वो सब डिनर कर रहे थे तभी संजना नोटिस करती है कि ताशी किसी से बात कर रही थी, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। कहती कि नहीं, ये डॉल मैं नहीं दूंगी, तुम चाहो तो ये वाली कार ले लो, लेकिन डॉल नहीं दूंगी मैं। फिर सभी लोग नोटिस करने लगे। उसकी माँ कहती कि बेटा ताशी, ये तुम किससे बात कर रही हो, वहाँ तो कोई नहीं है। तो ताशी कहती कि अरे है ना, ये तो रहा मेरा न्यू फ्रेंड। जिससे सब डर जाते हैं कि कलवा तो नहीं आ गया। और उनका शक सही था, क्योंकि तभी हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि ताशी का न्यू फ्रेंड कलवा ही था। वो वहीं बैठा था उसके पास, लेकिन उसके सामने वो अच्छा सा बनकर बैठा था, मतलब मासूम आयुष के रूप में। और तभी इतने में वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, लाइट वगैरह फ्लिकर करने लगती हैं। सब डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह सेठ जी भी जश्नगढ़ी आ गया था, क्योंकि अजय ने उसको बता दिया था कि कलवा यहाँ भी आ गया है। सेठ जी कहता है कि देखो, बात अगर सिर्फ कलवा को ख़त्म करने की होती तो ये काम इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर उसे वैसे ख़त्म किया तो आयुष की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अजय कहता है कि नहीं, देखिए प्लीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेठ जी कहता है कि इसीलिए तो मैं ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जो सिर्फ कलवा रूप को ख़त्म कर दे और आयुष की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए। फिर वो अजय को एक बुक दिखाता है, कहता है कि ये उसके गुरुजी की है, इसमें हर तरह के उपाय लिखे हैं जो हमें चाहिए, लेकिन बस एक गड़बड़ है। अजय पूछता है कि क्या सेठ जी,
सेठ जी कहता है कि गुरुजी ने इसे किसी गुप्त भाषा में लिखा था, जिसे डिकोड करने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अजय कहता है कि ठीक है, आपको जो करना है करें, कोई मदद चाहिए तो मुझे बताएं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दीजिए। सेठ जी कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संजना अपने रूम में बैठी थी कि तभी उसे घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये दादी को देखने उनके रूम में जाती है। उसे देखती है दादी घंटी रोक देती है, मतलब उसी को बुला रही थी। फिर वो उसे काली माता की एक लॉकेट देती है और बोर्ड पर लिखकर बताती है कि माँ काली रक्षा करेंगी, जिससे इमोशनल होकर संजना दादी के गले लग जाती है। लेकिन तभी दादी कलवा की आवाज़ में लोरी गाने लगती है और फिर उसने देखा कि दादी पोजेस्ड हो गई थी। और फिर इसके अगले ही पल संजना नींद से उठ जाती है, मतलब वो सब सपना था। लेकिन इसके बाद ही घर में बड़ा कांड हो जाता है। सबको पता चलता है कि दादी की मौत हो गई है, लेकिन उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उनका खून हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, किसने किया। तभी अजय ने बोर्ड देखा तो उस पर लिखा था कलवा, जिससे कि सब समझ जाते कि दादी को कलवा नहीं मारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि तांत्रिक ने तो उसे संजना को मारने के लिए कहा था। संजना को तो उसने अब तक नहीं मारा और दादी को मार दिया, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न हमें बाद में पता लगेगा। खैर, अब संजना यहाँ पर नोटिस करती है कि झूले पर माँ काली का वही लॉकेट पड़ा था जो दादी ने उसे सपने में दिया था। मतलब संजना जब सपना देख रही थी तब तक दादी मर चुकी थी, तो दादी की आत्मा इसके सपने में इसे कांटेक्ट की थी, इससे कुछ बताना चाह रही थी। लेकिन तभी कलवा भी संजना के सपने में घुस गया और उसे डराया। खैर, फिलहाल संजना अभी उस लॉकेट को अपने पास ही रख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेठ जी ने उस बुक की लैंग्वेज को डिकोड कर लिया था और फिर वो अजय को बताता है कि इसमें लिखा है कि किसी काली शक्ति को उसकी रूह से अलग करना है तो उसके ठिकाने का पता लगाना होगा। मतलब कि कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर उस काली शक्ति का वास है, वहां जाकर हमें उसे हराना होगा ताकि वो आयुष की आत्मा से अलग हो जाए और आयुष को मुक्ति मिल जाए। अजय कहता है कि लेकिन उस ठिकाने का पता क्या चलेगा? अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था, उस जगह का पता लगाना। इसके बाद हम देखते हैं कि संजना माँ काली के मंदिर जाती है और कहती कि माँ, मुझे नहीं पता कि दादी ने लॉकेट मुझे क्यों दिया, मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे साथ हैं। माँ, मैं आयुष को इस हालत में नहीं दे सकती, उसे इस कलवे के रूप में मुझसे देखा नहीं जाता, उसे इस रूप से मुक्त कर दो माँ, मदद करो माँ, कोई रास्ता दिखाओ। और इसके बाद ही संजना को एक विजन आता है जिसमें कि वो देखती है एक जंगल जहाँ पर एक कुआं था और उस कुएं के अंदर आयुष दिखता है। अब संजना समझ जाती है कि विजन के जरिए देवी माँ ने उसको रास्ता दिखा दिया। इसके बाद संजना तुरंत ये बात जाकर अजय और सेठ जी को बताती है कि जब वो देवी माँ से प्रे कर रही थी तो उसे इस तरह का विजन आया है जिसमें कि उसने जंगल में कुएं को देखा है और उसके अंदर आयुष था। तो क्या वही कलवे का ठिकाना है? सेठ जी कहता है कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये जो काली शक्तियाँ होती है ना, ये कभी भी जमीन के सतह पर नहीं रहती, या तो हवा में घुल के रहती हैं या फिर जमीन के नीचे, जैसे कोई तालाब या फिर कुआं। हमें तुरंत उस कुएं को ढूंढना होगा। इसके बाद दोनों जंगल में उस कुएं को ढूंढने जाते हैं और इसी बीच वहां पर उनको एक कुआं दिखता है, लेकिन ये वही कुआं है, इसका पता कैसे चलेगा? तो सेठ जी फिर से अपनी बीड़ी निकालता है और उसका कहना था कि अगर इस बीड़ी का धुआं कुएं के अंदर चला गया तो मतलब ये वही कुआं है, नहीं गया तो मतलब नहीं है। लेकिन जब इसने कुएं के अंदर धुआं छोड़ा तो धुआं कुएं के अंदर नहीं गया, ऊपर उड़ गया, तो मतलब ये वो कुआं नहीं था। इसके बाद ये दूसरे कुएं की तलाश में आगे बढ़ गए। तभी उनको लगा कि उनके पीछे कोई आ गया, तो एकदम से डर गए। फिर देखे कि वो कोई बूढ़ा आदमी था और कहता कि आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जगह घूमने के लिए ठीक नहीं है। सेठ जी कहता कि ठीक तो हम भी नहीं हैं, एक बात बताइए, यहाँ पर और कोई पुराना कुआं है क्या? ये कहता कि हाँ, वो पुराने खंडर के पीछे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक पुराना कुआं है, बहुत पुराना, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता है, आप लोग भी मत जाना। सेठ जी तो बोल देता कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे। फिर वो आदमी चला जाता है। अजय पूछता है कि अब क्या करें? सेठ जी कहता है कि जिस तरह से ये उस कुएं के बारे में बता रहा था, मुझे लगता है कि वहीं पर कलवे का ठिकाना है। अब वो दोनों खंडर के पीछे उस पीपल के पेड़ को ढूंढने जाते हैं और तभी सेठ जी को दिख गया कि वो देखो, वो रहा पीपल का पेड़, उसके नीचे एक कुआं भी है। फिर वो दोनों उस कुएं के पास जाकर देखते हैं। सेठ जी कहता है कि अरे ये तो ताड़ कुआं है, पीपल के पेड़ के नीचे ताड़ कुआं। अजय कहता है कि इसका क्या मतलब है? सेठ जी कहता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, अभी देखते हैं। और फिर वो अपनी बीड़ी वाला धुआं इस कुएं के अंदर छोड़ता है, लेकिन धुआं नीचे जाने के बजाय ऊपर उड़ जाता है। सेठ जी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे यार, यहाँ भी नहीं है। तभी किसी की आवाज़ आती है कि मना क्या था ना,
यहाँ मत आना। अब यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जाओगे कैसे? ये दोनों सोचते हैं कि ये कौन बोल रहा है। फिर पता चला कि आवाज़ खंडर के पास से आ रही थी। ये वहाँ जाकर देखे तो वही आदमी था जो यहाँ के बारे में बताया था। सेठ जी कहता है कि अरे तुम तो वही हो, लेकिन तुम तो वहाँ दूसरी तरफ चले गए थे, यहाँ कैसे आ गए? जिस पर पहले तो आदमी हंसता है और फिर अपना असली रूप दिखाता है। वो कोई भूत था। उसे देखते सेठ जी भड़क गया। कौन है तू, बता। अरे तेरी जैसी आत्माओं से बचपन से खेलता आ रहा हूं मैं। तो भूत कहता कि अच्छा, खेलेगा मेरे साथ, लेकिन खेल बराबर का होना चाहिए। तुम दो हो और मैं अकेला। कोई बात नहीं, अपने साथी को बुला लेता हूँ। फिर वो अपने साथी को बुलाने लगता है। आ जाओ मेरे साथी। दोनों डर जाते कि पता नहीं किसको बुला रहा है। तभी वहां पर कलवा आ गया। उसके आते ही ये कहता है कि अब मेरा काम खत्म। फिर वो धुआं बनकर गायब हो गया। इसके बाद कलवा अपने मुंह से आग छोड़ता है, जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें वहां पर ट्रैप करके वो चला जाता है। अजय कहता है कि अगर ये आयुष था तो वो आदमी कौन था? सेठ जी कहता है कि उसकी परछाई होगी। ये काली शक्तियां मायावी होती हैं। अजय कहता है कि लेकिन अब क्या करें, इस आग से बाहर कैसे निकले? सेठ जी कहता है कि अरे तुम डर क्यों रहे हो? 30 साल मैंने झक नहीं मारी है, ऐसी बहुत आग बुझाई है मैंने। फिर वो अपने बैग से राख निकालकर उस आग पर डालने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे वो आग बुझ जाती है। अब इस मुसीबत से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन उस सही कुएं का पता अब तक नहीं चला था। ऊपर से कलवा ने इनको मिसगाइड करके इनका और टाइम खराब करवा दिया। अजय कहता है कि अब क्या करें, सही कुएं का पता कैसे लगाएं? तो सेठ जी कहता है कि काम करते हैं, किसी ऐसे आदमी से पूछते हैं जो जशनगढ़ में ही पला बढ़ा है, उसे कुछ पता होगा। इसके बाद अजय क्या करता है, वहाँ घर पर जो पुराना माली था उससे बात करता है। पूछता है कि यहाँ गांव में कोई पुराना कुआं है क्या? माली कहता है क्यों साहब, क्या बात है? अचानक से कुआं? अजय कहता है कि अरे वो संजना को स्किन इन्फेक्शन हो गया है। मैंने सुना है कि पुराने कुएं के पानी से वो ठीक हो जाता है, इसलिए कुएं का पानी चाहिए था। माली कहता है अच्छा ये बात है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। वो घर के पीछे वाला गेट देख रहे हैं आप, उसके उस तरफ जंगल है, वहीं पर एक पुराना कुआं है। अब ये जानने के बाद अजय तुरंत सेठ जी को कॉल करता है। उसको बताता है कि माली से पता चला कि घर के पीछे भी एक कुआं है और मुझे पता ही नहीं है। सेठ जी कहता है कि अच्छा, तो शायद ही वही कुआं है, कलवे का ठिकाना। अजय कहता है कि लेकिन कलवा का ठिकाना भैया के घर के पीछे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी कहता है कि चेक तो करना पड़ेगा। इसके बाद शाम को जब अजय वहां पर देखने जा रहा था, तभी गेट के पास ही विजय उसको टोक दिया। कह रहे वहां कहाँ जा रहे हो तुम, वहां मत जाओ, वहां बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप हैं, वहां मत जाना, आओ चलो। अब अजय को बहुत अजीब लगता है कि माली ने तो सांप के बारे में कुछ बताया नहीं और ये कह रहे हैं कि जंगल में बहुत सारे सांप हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। तो अजय को कुछ गड़बड़ लगती है, उसको विजय पर ही शक होता है। इसके बाद वो क्या करता है, एक टैक्सी बुक करता है और सेठ जी के साथ उसके अंदर बैठकर वेट करता है। फिर जैसे ही विजय कार लेकर घर से निकलता है तो ये लोग भी उसके पीछे निकल जाते हैं, काफ़ी दूर तक उसका पीछा करते हैं। फिर वो देखे कि विजय एक जंगल वाले एरिया के पास गाड़ी रोक दिया और गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर चला गया। दोनों को बहुत अजीब लगता है कि वो जंगल में क्या करने गया है। फिर दोनों भी अब उसके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं और वहां छुपकर वो लोग क्या देखे कि विजय उसी तांत्रिक से मिल रहा था, उससे बात कर रहा था और फिर उसे पैसों की मोटी सी गड्डी थमाता है। बताओ, एक तरफ वो अजय से कह रहा था कि मेरी जेब खाली है और यहाँ तांत्रिक को इतने सारे पैसे दे रहा है। खैर अभी वो उसको कुछ नहीं कहते, उसके जाते ही पहले वो तांत्रिक को पकड़ते हैं। अजय कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा, पहले मदद की आड़ में तूने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, उसे कलवा बना लिया, अपना गुलाम बना लिया अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। पहले जो तूने किया वो कम था? बता अब कौन सा नया खेल खेल रहा है तू? और विजय भैया यहाँ पर तेरे पास क्यों आए थे? जिस पर तांत्रिक कहता कि तू सच्चाई सुन नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं होगी तुझसे, क्योंकि ये सब कुछ जो भी तेरे साथ हुआ है सब तेरे भाई ने करवाया, मैं तो बस एक जरिया हूँ। अजय को तो यकीन ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। फिर वो उसे सब साफ साफ बताने को कहता है। फिर तांत्रिक उसे पूरी बात बताता है। तो असल में अजय का भाई जो विजय है वो उससे मन ही मन दुश्मनी रखता है, उससे जलता है। अब तक अजय की लाइफ में जो कुछ भी गलत हुआ था वो सब इसने करवाया था। बहुत पहले से वो अजय पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। अजय पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन इसने टोटका करवा कर उसको जॉब से निकलवा दिया। अजय विदेश जाना चाहता था, लेकिन ये भी उसने होने नहीं दिया। टोटका करवा कर उसमें भी अड़चन डाल दी। मतलब ये अपने भाई को सक्सेस होता हुआ देख ही नहीं सकता था। और सबसे ज़्यादा तो इसकी तब किलस गई जब उसे अपने पिता की वसीयत का पता लगा कि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ लड़कों को मिलेगी, लड़कियों को कुछ नहीं मिलेगा। और इसको लड़का नहीं था, लड़की थी।
जबकि अजय को लड़का था आयुष। मतलब आयुष के 18 साल के होते ही सारी प्रॉपर्टी उसके हो जाती, जो कि ये नहीं चाहता था। कहता है कि वो बचपन से ही मुझसे जीतता आया है, हमेशा मुझसे आगे रहा है, पढ़ाई में, माँ बाप का प्यार पाने में, नौकरी पाने में, हर चीज़ में तो हारा हूँ मैं उससे। लेकिन अब और नहीं, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उसको ऐसी चोट दूंगा कि वो जिंदगी भर रोएगा। और फिर वो तांत्रिक से कहता है कि वो आयुष को मार दे, उसका वंश खत्म कर दे। मतलब आयुष की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इस तांत्रिक ने ही तंत्र करके उसे बालकनी से गिरवा दिया था। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि आयुष अभी भी जिंदा है, तो इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर तांत्रिक हॉस्पिटल गया। और अब वहां पर उसको पता लगा कि आयुष की उम्र तो 8 साल है। तो इसको अपना एक और स्वार्थ इसमें दिख गया कि वो इसकी आत्मा को कलवा बनाकर अपने वश में कर सकता है, अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ा सकता है। और फिर आयुष की मौत के बाद ये विजय से बात करता है कि आयुष तो मर गया, लेकिन उसके बाद अजय को फिर से दूसरा बच्चा हुआ और वो लड़का हुआ। तो विजय कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब अजय की बारी है, उसको भी खत्म कर दो। जिस पर तांत्रिक कहता है कि अजय को मारे बिना भी ये काम हो सकता है, उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। विजय पूछता है कि कैसे, जिस पर तांत्रिक उसको बताया कि वो अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए आयुष की आत्मा को अपने वश में करना चाहता है, जिससे कि वो एक कलवा बन जाएगा। और कलवा का तो ये नेचर ही होता है कि वो अपनी माँ के गर्भ से किसी और बच्चे को जन्म लेने नहीं देता, वो संजना को कभी माँ बनने नहीं देगा। और विजय भी तांत्रिक की बात मान लेता है, क्योंकि अब वो अजय को मारे बिना उसे जिंदा रखकर ही तड़पाना चाह रहा था। बस फिर क्या, वो तांत्रिक आयुष की अंतिम क्रिया के वक्त वहां पहुंच गया और आयुष की आत्मा को मुक्ति दिलवाने के बहाने उस पर तंत्र करके उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपना कलवा बना लिया। और उसके बाद कलवा ने वही किया जो करता है, उसने संजना को कभी माँ बनने नहीं दिया, बार बार उसका मिसकैरेज करवा दिया। तो ये पूरा गेम चल रहा था। लेकिन विजय यहाँ भी नहीं रुका। अब वो तांत्रिक से बोला कि वो संजना को मार दे, और उसी के कहने पर तांत्रिक ने कलवा को संजना को मारने के लिए भेजा था। लेकिन तभी बीच में गेम पलट गया। कलवा अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो तांत्रिक के कंट्रोल से बाहर चला गया। अब वो उसकी नहीं सुन रहा था, और इससे विजय ने जो ब्लैक मैजिक करवाया था वो बैकफायर कर गया। मतलब कि अब वो विजय और उसकी फैमिली को टारगेट करेगा, इसीलिए वो इसके घर में घुसा था। शुरुआत उसने की दादी से। संजना को लगा कि वो उसके पीछे यहाँ पर आ गया, जबकि वो विजय और उसकी फैमिली के लिए यहाँ पर आया था। विजय को भी तब समझ आया जब वो उसकी बेटी तक पहुँच गया। फिर वो तांत्रिक से बात किया तो पता चला कि कलवा अब अपने मन की कर रहा है, वो उसके कंट्रोल से बाहर है। और जब उसने दादी को मार दिया तो ये डर गया, और उसी के लिए अब वो यहाँ पर तांत्रिक को पैसे देने आया था कि वो कलवा को खत्म कर दे। लेकिन ये सुनकर अजय तांत्रिक पर भड़क जाता है कि नहीं, तुम उसे कुछ नहीं करोगे, बेटा है वो मेरा। तांत्रिक कहता है कि वो किसी का कुछ नहीं है, वो बस एक काली शक्ति है जो अब आज़ाद है। इससे पहले कि वो मौत का टांडा मचाए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर वो चला जाता है। सेठ जी कहता है कि ये तांत्रिक पागल हो गया है, कलवा को खत्म करना इतना आसान नहीं है, उसे बस उसके ठिकाने पर ही खत्म किया जा सकता है, और वो है घर के पीछे वाला कुआं। दूसरी तरफ वो तांत्रिक कलवा को खत्म करने के लिए क्रिया कर रहा था, जिसमें कि वो फेल हो जाता है और कलवा उस पर ही अटैक कर देता है, उसे ऊपर उछाल देता है और एक पेड़ की नुकीली टहनी में लगकर उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय जब काम के बाद घर लौटता है तो सब बहुत परेशान थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर विजय को उस माली से पता चला कि कलवा उसकी बेटी को ले गया। अब तक अजय ने विजय की सच्चाई सबको बता दी थी, तो उसकी पत्नी को भी यह पता था। कहती कि हम सबको पता है कि आपने क्या किया है, और अब देखिए क्या हो गया, सब आपकी वजह से हुआ है। संजना भी कहती कि आप ही ने सब किया था ना भैया, अब वो घूमकर वापस आप पर ही आ गया। फिर विजय रोने लगता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अजय से माफ़ी मांगता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, जो सज़ा देगा मैं तैयार हूँ, बस मेरी ताशी को ढूंढ के ले आ प्लीज़ मेरे भाई। फिर वो संजना से भी कहता है कि प्लीज़ मेरी बच्ची को ढूंढ के ले आओ, मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन सब लोग खामोश रहते हैं, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। संजना कहती कि जब अपने बच्चे पर आई तब आपको पता चला ना भैया, बस इसी बात का एहसास दिलाना था आपको। और तभी अजय ताशी को आवाज़ लगाता है जो कि छुपी हुई थी, और फिर तुरंत सामने आ जाती है। मतलब ये सब विजय के साथ नाटक खेल रहे थे, उसको अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए, क्योंकि ये समय आपस में लड़ाई करने का नहीं था। कलवा जैसी काली शक्ति को हराने के लिए सबका साथ रहना ज़रूरी था। और अब सेठ जी जो है कलवा को हराने की तैयारी में लग जाता है। एक खास भभूत बनाकर वो एक पोटली में डाल देता है, और उसका कहना था कि ये जो पोटली है
अगर ये उस कुएं में डाल दें, जब कलवा वहां पर हो तो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो भभूत से घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच भी बना देता है, ताकि कलवा घर के अंदर ना घुस पाए, किसी को हार्म ना कर पाए। और सबसे ये बोला जाता है कि वो घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। इसके बाद सेठ जी अजय के साथ उस कुएं की तरफ चला जाता है और इतने में कलवा यहीं पर आ गया। लेकिन सुरक्षा कवच के चलते वो घर के अंदर नहीं जा सकता था। तो क्या करता है कि ताशी का रूप ले लेता है और ऐसे दिखाता है कि ताशी घर से बाहर चली गई है। और संजना ने जब ये देखा कि ताशी घर से बाहर है तो उसको लाने के लिए रिस्क ले ली। वो सुरक्षा घेरे को क्रॉस करके बाहर चली गई और फिर उसको पता चला कि उसने गलती कर दी, क्योंकि जिसे वो ताशी समझ रही थी वो तो असल में कलवा था। और अब कलवा संजना को ही पसंद कर लेता है। दूसरी तरफ दोनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं और सेठ जी को पता चलता है कि कलवा यहाँ पर नहीं है। कहता है लेकिन वो आस पास ही कहीं पर है और उसका यहाँ इस कुएं में वापस आना ज़रूरी है, क्योंकि तभी उस पोटली को डालकर उसे ख़त्म कर सकता है। तो उसको वापस लाने के लिए वो कोई भभूत डाल रहा था। कहता है कि इससे कलवा जहाँ पर भी होगा उसे आना होगा। और जब वो ऐसा कर रहा था तभी संजना वहाँ पर आ जाती है। अजय कहता है कि अरे संजना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें कहा था ना कि सुरक्षा घेरे में रहना है। जिस पर संजना कहती है कि वो भी इस लड़ाई में उनका साथ देने आई है। लेकिन सेठ जी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो संजना पर वही सिगरेट का धुआं मारता है, जिससे कि उसे कुछ अजीब सा होता है। और सेठ जी समझ जाता है। कहता है कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू मेरी नज़रों से बच नहीं सकता कलवे। जिसके बाद कलवा संजना की बॉडी छोड़ देता है। तभी सेठ जी अपनी बुक से कोई मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी कलवा उस बुक को ही जला देता है और फिर सेठ जी पर भी अटैक कर देता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी अजय उसे कहता है कि बेटा रुक जा, तू हमारा आयुष है, ये सब हम तेरी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, बात को समझ। लेकिन वो नहीं सुनता। वो अजय पर भी अटैक कर देता है और उसके बाद वो संजना पर अटैक करने आता है। लेकिन संजना उसे बात करते हुए चालाकी से कुएं के पास खड़ी हो जाती है और फिर जैसे उस पर अटैक करने आया, संजना वहां से हट गई और ये कुएं में चला गया। और उसी का फायदा उठाकर संजना ने वो जो राख वाली पोटली थी वो कुएं में डाल दी, जिससे कुएं में ब्लास्ट होता है और कलवा खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर आयुष की आत्मा कुएं से बाहर निकलती है, जो कि अपने माँ बाप को पीसफुली बाय करता है और फिर वो चला जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। और फिर इसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि संजना हॉस्पिटल में थी और वो माँ बन चुकी थी। संजना और अजय दोनों की लाइफ का एक नया और ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू हो गया था, जिससे कि दोनों बहुत ही खुश थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कलवा सीरीज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।